हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से बात करते हैं। बीपीएससी जो हाल में एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है, प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा, उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। खास करके डीएलएड पेपर जो कि 75 मार्क्स को कैरी करता है एग्जाम में, और उसके जो यूनिट सेकेंड है, जो कि पहला टॉपिक है, उस यूनिट सेकेंड डीएलएड पेपर के यूनिट सेकेंड का पहला टॉपिक है महात्मा गांधी, हिंद स्वराज और उनके सामाजिक और शैक्षणिक दर्शन। इनसे संबंधित प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि कई वर्षों का जो अगर विगत कई वर्षों से जो बीपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया है, किसी भी तरह का परीक्षा अगर बीपीएससी ने लिया है, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो कई वर्षों के प्रश्नों को पुनरावलोकन करने के बाद मैंने पाया कि गांधी जी से संबंधित दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गांधी जी के समान जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी जी को जो गांधी जी ने कई तरह के आंदोलन प्रारंभ किए और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि गांधी जी का समान जीवन परिचय कैसा है और उस तरह को हम लोग जान लेते हैं। बहुत सारे बात इसमें आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि सारे एक छोटे छोटे फैक्ट को एग्जाम तक ले जाने का, तो मैंने इसमें एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया है। तो गांधी जी का समान परिचय इस तरह का है। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम। उनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, जो कि गांधी जी से कई वर्ष बड़ी थी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, आप लोग को पता होगा कि नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। गांधी जी का वैवाहिक जीवन को अगर देखा जाए तो गांधी जी का विवाह महज 13 वर्ष की उम्र में 1883 में कस्तूरबा बाई, जो कि उसमें कस्तूरबा बाई बाद में कस्तूरबा गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ किया गया था। और 12 वर्ष में ही गांधी जी राजकोट के एल्फ्रेड स्कूल में पढ़ने जाते हैं और 13 वर्ष में गांधी जी की शादी करा दिया जाता है। अब देखा जाए तो गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के 4 पुत्र होते हैं, जो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हालांकि गांधी जी के अगर भाई बहनों को देखें तो गांधी जी अपने माता पिता के चौथे और अंतिम संतान है। चौथे और अंतिम संतान, ये गांधी जी की बात मैं कर रहा हूं। अपने माता पिता के गांधी जी सबसे अंतिम संतान थे। 3 भाई और 1 बहन। 3 भाई में पहले भाई का नाम लक्ष्मण दास, जो कि गांधी जी से बड़े थे और ये राजकोट में वकालत करते थे, जिनसे प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भी अपने वकालत अर्थात बैरिस्टर का पेशा चुनने का निर्णय लिया। दूसरा भाई जो करसन दास था, गांधी जी का बड़ा भाई करसन दास, एक सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे। और एक बहन थी जो कि गांधी जी से 4 साल बड़ी थी, रलियात बेन। ये रलियात बेन जो गांधी जी से 4 साल बड़ी थी, ये उनकी बहन थी। तो 2 भाई और 1 बहन और गांधी जी अगर लगा दे तो 4 संतानों में गांधी जी सबसे अंतिम और चौथे संतान थे अपने माता पिता के। तो लक्ष्मण दास, करसन दास, रलियात बेन और महात्मा गांधी। अब देखिए, दुर्भाग्य कहा जाए कि गांधी जी हालांकि इनमें सबसे छोटे थे, लेकिन इनके दोनों भाई लक्ष्मण दास और करसन दास की मृत्यु, मतलब गांधी जी से पहले ही लक्ष्मण दास और करसन दास, उनके दोनों भाई की मृत्यु होती है। लेकिन इनकी जो बहन है रलियात बेन, ये गांधी जी की मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु होती है। तो गांधी जी अपने सभी भाई बहनों में से जो अंतिम स्थान पे थे, जिनमें सबसे अंत में मृत्यु रलियात बेन का होता है। अब आइए, गांधी जी से अगर देखा जाए तो गांधी जी किस तरह से भारतीय राजनीति पर अपना एक प्रभुत्व जमा लेता है और 1913 से लेकर गांधी जी 1948 तक अर्थात अपनी मृत्यु काल तक पूरे भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो गांधी जी की एक राजनीतिक गुरु थे जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी एक शिष्या थी मीराबेन, जो कि इंग्लैंड की थी और उसका ओरिजिनल नेम, वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट थी। मीराबेन का ओरिजिनल नेम मैडलिन स्लेट थी, जो कि इंग्लैंड की थी, और ये मीराबेन गांधी जी ने उनको दिया था। मीराबेन प्रेम से गांधी जी बुलाते थे मैडलिन स्लेट को। गांधी जी सन 1888 में अपने विवाह के मात्र 5 साल के बाद गांधी जी, तब तक एक पुत्र जो उनका हरिलाल था, उनका जन्म हो चुका था। तो 1888 में मुंबई से गांधी जी कानून पढ़ने के लिए चले जाते हैं इंग्लैंड, और वहां पर जाने के बाद उनको 3 साल के अध्ययन करने के बाद 1891 में बैरिस्टर का डिग्री प्राप्त होता है। तो गांधी जी वकालत अर्थात बैरिस्टर वकील
इंग्लैंड से बनते हैं 1891 उनको बैरिस्टर की डिग्री मिलता है। तब जाके गांधी जी वापस जब भारत आते हैं 1893 में, तो देखा जाए तो गांधी जी पर उनके सारे भाइयों का बहुत ज्यादा नाश था, क्योंकि आपको पता ही होगा छोटी छोटी स्टोरी जो हम लोग पढ़ते थे, गांधी जीवन से भी काफी मंदार प्रवृत्ति की थे। और उनकी एक महत्वपूर्ण घटना है जो काफी ज्यादा चर्चित है, छात्र जीवन से संबंधित है। गांधी जी 12 वर्ष की आयु में राजकोट के एक अल्फ्रेड स्कूल में जब उनका नामांकन होता है, तो उसी में एक अंग्रेज जो इंस्पेक्टर होते हैं मिस्टर ज्वेल्स उसका नाम था, और वो जब एक बार विद्यालय निरीक्षण में आते हैं तो कुछ सभी बच्चों को उन्होंने कुछ लिखने के लिए दिया था। ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो उसमें कैटल, जो कैटल होता है चायदानी, वो शब्द लिखने को कहा गया था, और भी कई सारे शब्द दिए गए थे स्पेलिंग लिखने के लिए। तो जिसमें सभी बच्चे सही सही लिखे, लेकिन गांधी जी ने उस स्पेलिंग को गलत तरीके से लिख रहा था, कैटल का स्पेलिंग उनका सही नहीं था। तो के जो क्लास टीचर थे उस टाइम के, उन्होंने उनको हिंट किया कि बगल में नकल कर लिया जाए, लेकिन गांधी जी ने उन्हें मना कर दिया था, और यही से एक चर्चा का विषय बना था। अब एक दूसरी उनके जीवन से बहुत ही एक दर्दनाक और मार्मिक घटना देखा जाए तो सन 1885 से संबंधित है। सन 1885 में इनके पिता करमचंद गांधी का मृत्यु हो जाता है। करमचंद गांधी की मृत्यु होने के बाद इनकी माता जो पुतलीबाई है, जो कि एक उनकी बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जैन धर्म के अनुयायी के रूप में वो जानी जाती थी, तो उनके एक संत थे, जैन संत थे, जिसका नाम था बेचर जी, तो जिनको वो बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, मानती थी। बेचर जी को जैन संत थे ये। तो जैन संत बेचर जी से आज्ञा लेकर पुतलीबाई ने अपने पुत्र गांधी जी को, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को 1888 में इंग्लैंड भेजने का निर्णय लेती उनकी माँ। तो जब इन्हीं ने, जैन संत बेचर जी ने उनको प्रेरणा दिया था कि उनको बाहर भेज दिया जाए, बाहर भेजने के बाद बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए भेजा जाए। लेकिन उनकी माँ में मन में बहुत सारा आशंका था कि कहीं बाहर विदेश जाने पर मेरे पुत्र गांधी जी कई सारा कुरीतियां या कई सारा बुराइयां ना उसमें आ जाए। तो बेचर जी ने इनसे प्रतिज्ञा करवाया था। और ये भी कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि जब गांधी जी इंग्लैंड जा रहे थे, तो जैन संत बेचर जी के द्वारा उनकी माता पुतलीबाई के कहने पर गांधी जी से 3 प्रतिज्ञा करवाया गया था। पहला मदिरा यानी शराब, दूसरा स्त्री यानी महिला, और तीसरा मांस कभी नहीं छुएंगे। मदिरा, स्त्री और मांस, गांधी जी ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इंग्लैंड में, अर्थात मैं अपने घर से बाहर रहकर इन तीनों चीजों को कभी नहीं छूऊंगा। गांधी जी ने इन तीनों प्रतिज्ञा को बखूबी निभाया था। खैर, गांधी जी जब 1891 बैरिस्टर डिग्री लेने के बाद जब वो वापस भारत आते हैं, तो गांधी जी के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी होता है। हालांकि वो बैरिस्टर बन चुके हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी आत्मविश्वास नहीं जगा हुआ था। हालांकि इनके जितने भी भाई थे, लक्ष्मण दास, कृष्ण दास, जो पूर्ण गर्व था कि मेरा भाई बैरिस्टर बन के आया है और अच्छा वकालत भी करेंगे। आपको बता दो कि उनके जीवन का एक बहुत ही, गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया है किसी जगह, गांधी जी ने कहा है कि मेरे जीवन का वो सबसे दर्दनाक दिन था जब मुझ पर पूर्ण विश्वास करके लोगों ने विश्वास किया कि मैं वकालत की पढ़ाई करके आया हूं और ये मैं वकालत करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी पहली वकालत जो था उनमें मेरे जुबान से शब्द नहीं निकल पाए और वो केस वो हार जाते हैं। तो गांधी जी वहीं, तब जाके फिर गांधी जी की वकालत से संबंधित देखा जाए तो 1893 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका यात्रा गांधी जी के जीवन में एक परिवर्तन, एक क्रांति का अगर कहा जाए प्रशस्त रास्ता प्रशस्त करता है, तो वह दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, क्योंकि वहां पर एक शेख अब्दुल्ला थे जो कि जहाज व्यापारी थे, और शेख अब्दुल्ला पर दक्षिण अफ्रीका में केस हो जाता है। उस केस के लिए उन्होंने एक भारतीय और एक सस्ते वकील को ढूंढने की कोशिश किया। तो जब शेख अब्दुल्ला, जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, जब ये भारत आते हैं तो उनको पता चलता है कि गुजरात में एक नवयुवक आया है जो कि इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया है। तो गांधी जी को उन्होंने ऑफर किया शेख अब्दुल्ला जी ने कि 1893 ईस्वी में कि चलो मेरे लिए दक्षिण अफ्रीका में वकालत किया जाए, मेरा पैरवी करो, मेरा केस लो। तो गांधी जी जहां यहाँ वकालत में असफल हो रहे थे, उन्हें भी जरूरत था अपने कैरियर बनाने का, और गांधी जी को भी एक अच्छे रकम की आवश्यकता थी। और ये वास्तविकता है। आप अभी गांधी जी की दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। तो शेख अब्दुल्ला ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका की ओर लेके चले, लेकिन गांधी जी जब वहां दक्षिण अफ्रीका जाते तो उसी क्रम में आपको एक ट्रेन की घटना भी पता होगा कि जहां पर गोरे लोगों ने गांधी जी को उस ट्रेन से निकाल दिया गया और काले शब्द से संबोधित करके उनको उतार दिया था। तब जाके गांधी जी के जीवन में एक परिवर्तन आता है, और वहां से गांधी जी ने गोरे और काले
के जो भेद है उनको मिटाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि मैं आपको यही बता दूं कि गांधी जी अपने आप में खुद को एक अंग्रेज के जैसा जीवन जीना चाहते थे। गांधी जी का ऐसा मानना था कि मैं खुद अगर अपनी जीवन जीऊं तो मैं एक अंग्रेज की तरह जीऊं, अंग्रेज की तरह वोट, अंग्रेज की तरफ वोट, तमाम चीज मेरा अंग्रेज के जैसा हो। लेकिन गांधी जी के जीवन में यह घटना बहुत ज्यादा क्रांति लाता है। जिस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ था सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध के बाद, कहा जाए तो गांधी जी का भी हृदय परिवर्तन, गांधी जी का जो विचार था वो परिवर्तन हुआ। एक जो कि आपको 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे थे, तो ट्रेन घटनाक्रम ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया और गांधी जी वहां पर शेख अब्दुल्ला के लिए वकालत करना शुरू करते हैं। वहीं पर जाकर 1894 में दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने एक सबसे पहले नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। तो पूछा भी जाता है नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, कब? 1894। फिर एक फिनिक्स आश्रम का भी उन्होंने स्थापना किया था 1904 में, जो कि डरबन में। तो आयरलैंड की राजधानी है ये डरबन, और डरबन में उन्होंने 1904 में क्या किया था, फिनिक्स आश्रम की एक स्थापना किया था। तब जाके देखिए तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी अपने जीवन काल में कब किया था, तो वो 1906 में ही दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो प्रथम सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं, तो भारत में वो पहला सत्याग्रह था। लेकिन गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिए थे। तो अगर ये पूछा जाए पूरे जीवन काल में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग उनसे कब किया था, 1906 में। और सत्याग्रह शब्द गांधी जी के दिमाग में कैसे आता है, तो सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य का आग्रह करना। जो सही है उनके लिए सबों से आग्रह किया जाए कि सत्य के लिए लड़िए, सत्य का साथ दीजिए। यही आग्रह है सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करना कि सत्य के लिए सब लोग को मैं आग्रह करता हूं कि सत्य का साथ दीजिए, सत्य के साथ रहिए, सत्य बोलिए। तो इस सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में गांधी जी ने किया था। और कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी इस क्रम में भारत में आते हैं, और भारत जब वो आते हैं तो भारत आने में वो जहाज का प्रयोग करते हैं। उसी जहाज में एक उन्होंने किताब भी लिखा था, हिंद स्वराज। यहाँ देखिए कांग्रेस अधिवेशन में जब भारत आए हैं गांधी जी, इसी जब अभी फिलहाल वो गांधी जी पूर्ण रूप में भारत नहीं आए, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो आने जाने का जो क्रम है, उसी क्रम में गांधी जी एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 में कलकत्ता के अधिवेशन में मतलब उसमें उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे। तो प्रश्न आता है कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कब शामिल हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में, इधर देखिए जब गांधी जी के पिता की मृत्यु होता है, उसी समय उसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो कि हुम के द्वारा किया गया था, 72 लोगों ने उसमें मिलकर किया था। और यहाँ उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अभी गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज बुश, बदरुद्दीन तैयब जी, ऐसे महान क्रांतिकारी उसको अभी लीड कर रहे थे। तो पहली बार गांधी जी 1901 में अधिवेशन में कांग्रेस के सम्मेलन में देखने का प्रयास करते कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की व्यवस्था क्या है, इसमें किस तरह का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया जाता है। तो इसको सिर्फ देखने के व्यू से 1901 में गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे और उसमें एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में वो शामिल हुए थे। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि जो व्यक्ति सबसे अंतिम पायदान पर आज इस अधिवेशन में बैठा है, उस कांग्रेस को एक दिन सबसे बड़ा ऊंचे स्तर पर अगर ले जाने का कार्य वही शख्स और वही शख्सियत गांधी ही करेगा। तो कांग्रेस जेल जीवन में पहला अनुभव, गांधी जी पहली बार अपने जीवन में जेल कब जाते हैं, तो 1908 में जाते हैं। और टॉल्स्टॉय जो कि रूस के एक बहुत बड़े विद्वान थे जिसका नाम था लियो टॉल्स्टॉय, तो लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी विद्वान व्यक्ति थे, रूस के रहने वाले थे। उन्हीं से प्रभावित होकर गांधी जी ने एक फार्म की स्थापना किया था जोहान्सबर्ग में, जो दक्षिण अफ्रीका में है, 1930 में। तो गांधी जी रूसी विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। 1930 में जाकर जोहान्सबर्ग में उन्होंने स्थापना किया था। पूर्ण रूप में अगर देखा जाए भारत कब आ गए गांधी जी, जिसके बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों जाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो पूर्ण रूप में गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पहली बार भारत आते हैं, तो इसी दिवस के रूप में आज भी हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये पूछा जाता है प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष अभी भी हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, इस वर्ष भी हम लोगों ने मनाया है। तो प्रवासी दिवस गांधी जी के
भारत आगमन पर भी बनाया गया है। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बहुत इससे 3 प्रश्न आता है कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को। प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, तो गांधी जी के भारत आगमन पर, कि गांधी जी पूर्ण रूप में भारत आ जाते हैं। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका नहीं जाते 1915। ठीक है, तो गांधी जी पहली बार 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो वो अपोलो बंदरगाह है मुंबई में, वहां पर उतरे थे और उस जहाज का नाम था SS सुदीप जहाज। हालांकि ये सब प्रश्न नहीं आता है, बस फैक्ट के लिए जानकारी मिलेगी। कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को मिला था 1915 में। 1915 में गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि देखिए 1915 में जब गांधी जी आते हैं तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो हमारे देश जो अंग्रेज है वो हमारे देश को गुलाम बनाया था, और वो कहीं ना कहीं उस विश्व युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे। तो उन्होंने भारत के जो भी युवक थे जो एक सैनिक के रूप में या सैनिक के रूप में अंग्रेज की तरफ से लड़ सकते थे, तो भारत के बहुत सारे युवाओं को उन्होंने विश्व युद्ध में झोंक दिया। तो उनमें गांधी जी को उन्होंने आह्वान किया था कि आप अगर प्रेरणा देंगे, अगर आप आग्रह करेंगे, तो भारत के कई सारा युवा इस विश्व युद्ध में हमारे साथ शामिल होगा, हमारे साथ लड़ने के लिए जाएंगे। तो गांधी जी ने बहुत सारे युवाओं को अंग्रेज की तरफ से लड़ने के लिए आग्रह किया था, जिससे खुश होकर अंग्रेज ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 में लिया था। और देखा जाए तो 1915 वो वर्ष है जिस वर्ष गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं, 19 फरवरी 1915 को राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उसी 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई। गोखले 19 फरवरी 1915 में मरने से पूर्व गांधी जी को उन्होंने सलाह दिया था कि गांधी जी पूरे भारत को पहले आप एक साल घूम कर देखिए कि क्या हम आंदोलन करने योग्य हैं, क्या हम अंग्रेज से लड़ सकते हैं। पहले भारत की मनोस्थिति को जानिए, भारत के एक एक जो हमारे देश की जनता है उनकी स्थिति को जानिए, क्या वो अंग्रेज से लड़ने योग्य है। तो गांधी जी ने पूरे भारत को घूमने का कार्य किया था, जहां तक हो सके उन्होंने संभव हो वहां उन्होंने घूमा था। तब जाके उन्होंने निर्णय लिया कि अभी हम अंग्रेज से लड़ने के योग्य नहीं है, और उसमें भी हम अगर हिंसक रूप से अगर लड़ते हैं तो निश्चित ही हमारी हार होगी, क्योंकि अब ना तो हमारे वो मनोस्थिति है और ना ही हम उस तरह से योग्य है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज से लड़ सके। तो गांधी जी ने यहाँ पर उस आंदोलन को दूसरी तरह से मोड़ने की कोशिश किया, और यहीं पर गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का कॉन्सेप्ट गांधी जी के अंदर आता है कि हिंसा के बदौलत अब हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जनता अभी हिंसा करने योग्य नहीं है, और अगर हिंसा करते हैं तो सबसे ज्यादा हानि हमारा ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं है, और ना ही हमारे जनता के अंदर एकता है, ना ही हमारे देश के प्रति उनके अंदर राष्ट्रीय भावना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी फैक्ट आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। फिर अब देखा जाए तो गांधी जी आते हैं भारत, तो सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था 17 जून 1917 को। गुजरात की साबरमती नदी है, उसी नदी के किनारे उन्होंने साबरमती आश्रम, नदी के किनारे साबरमती नदी के किनारे ही उन्होंने 17 जून 1917 में साबरमती आश्रम को स्थापना किया था। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो प्रारंभ होता है, बिहार के ही पश्चिम चंपारण में यह आंदोलन होता है। लेकिन उससे पहले अब गांधी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और गांधी जी की आंदोलन की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से होता है 1917 में, और बिहार की वो पावन भूमि है जब गांधी जी ने पहली बार आंदोलन शुरू किया था 1917 में पश्चिम चंपारण से। उससे संबंधित बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह वो आंदोलन है जो मोहनदास करमचंद गांधी को अब महात्मा गांधी बनाने के लिए जा रहा है। अब गांधी मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद। इससे पहले मैं बता दूं कि होता क्या है कि आपको दो व्यक्ति हैं पश्चिम चंपारण अर्थात बिहार के दो व्यक्ति थे। एक का नाम था राजकुमार शुक्ल, ये किसान नेता थे। मुरली भरवा गांव का नाम है, मुरली भरवा के पश्चिम चंपारण के गांव है मुरली भरवा। यहाँ के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, नाम मैं लिख देता हूँ, राजकुमार शुक्ल, और उनके एक साथी थे मित्र जो इनका बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र था, संत राम। ये दोनों किसानों की जो दुर्दशा थी, खास करके नील किसान, यहाँ पे नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती करवाया जाता था, और 3 कटिया पद्धति, यहाँ पे एक पद्धति चलता था, प्रणाली था 3 कटिया। ये 3 कटिया पद्धति के विरोध ही एक आंदोलन हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देने की कोशिश करता हूँ। 3 कटिया पद्धति क्या होता है कि जैसे 20 कट्ठे का एक जमीन है, तो 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था मिलों के द्वारा।
जो भी नीले थे, अंग्रेज नीले थे, गोरे नीले थे, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 20 कट्ठे का है, इसको 3 कठिया क्यों किया? 3 माने 3 कठिया, 3 कट्ठा। 3 कट्ठा का मतलब ये 3 कठिया होता है। 3 कट्ठा पद्धति किससे जुड़ा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह से। और किस आंदोलन से? तो नील आंदोलन से, यानी नील की खेती से। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है? नील की खेती से। और कहां से? पश्चिम चंपारण, जो कि बिहार में, पश्चिम चंपारण 1917 में। 3 कट्ठे पद्धति को ही हम लोग चंपारण सत्याग्रह आंदोलन या नील की खेती आंदोलन कहेंगे। ये होता क्या है कि जैसे 20 कट्ठे का एक जमीन होता है, 1 बीघा, तो 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठे का जो जमीन है, उसमें अंग्रेजों ने, जो गोरे नीले थे, उन्होंने एक नियम बना दिया था कि जो किसान अगर नील की खेती नहीं करेंगे तो उन्हें दंड तो दिया ही जाएगा। साथ ही अगर कोई 20 कट्ठे की खेती करेगा किसी भी चीज का, तो उनमें से 3 कट्ठे को उनको हर हाल में नील की खेती करना अनिवार्य है। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत पर उनको नील की खेती करना और 17 कट्ठा पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अब होता क्या था कि 3 कट्ठे जो नील की खेती होती थी, तो नील की खेती बहुत ही किसानों के लिए, और उसकी मिट्टी जो किसान मतलब खेत की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक नहीं है। वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है और कई वर्षों तक उस पर कोई भी दूसरा अन्न या अनाज नहीं उपजाया जा सकता था। तो नील की खेती हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था किसानों के लिए। धीरे धीरे उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होना शुरू हो जाता था। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था गोरे नीलों के द्वारा, इसीलिए उसे 3 कट्ठिया पद्धति कहा गया। तो इसी से संबंधित मुरली भरवा एक गांव का नाम है। इस मुरली भरवा जो कि पश्चिम चंपारण में है, यहाँ से एक किसान नेता, छोटे से किसान नेता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, राजकुमार शुक्ल और उनके एक मित्र थे संत राउत, ये दोनों निकलते हैं और पता करते हैं कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन के रूप में ले जाएगा और ये किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगा। तो उनको पता चलता है कि सेठ अब्दुल्ला जो कि दक्षिण अफ्रीका में थे, उनको एक हमारे देश के गुजराती महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी वकालत करके आए हैं और उन्होंने कई सारा कार्य किया दक्षिण अफ्रीका में। अंग्रेजों को उन्होंने टक्कर दिया है, गोरे लोगों को उन्होंने टक्कर दिया है और वहां पर उन्होंने कई सारा जीत हासिल किया है। तो राजकुमार शुक्ल और संत राउत बिहार से निकल चलते हैं और चलते यूपी के लखनऊ। गांधी जी उस समय लखनऊ, हालांकि गांधी जी से मिलने राजकुमार शुक्ल और संत राउत ने सबसे पहले साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में गांधी जी का, उनके आश्रम पे पहुंच गए गांधी जी से मिलने के लिए। जब राजकुमार शुक्ल और संत राउत गांधी जी से मिलने 1916 में, अभी हम बात कर रहे हैं 1916 में, तो 1916 में जब ये साबरमती आश्रम पे पहुंचते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस दोनों बिहारी नेताओं का, किसानी नेताओं का, और राजकुमार शुक्ल और संत राउत को, जब वो साबरमती 1916 में गुजरात पहुंचते हैं, उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम पर उपस्थित नहीं रहते हैं। यहां से इन दोनों को निराश होकर लौटना होता है। लेकिन इसमें इन दोनों व्यक्ति, दोनों किसान नेता को यह बताया जाता है कि गांधी जी अगर साबरमती आश्रम पे नहीं मिलेंगे तो आपको कुछ महीनों के बाद, जो दिसंबर 1916 में यूपी के लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, तो वहां पर गांधी जी आपको मिल जाएंगे, वहां गांधी जी हिस्सा लेने वाले हैं। तो लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ में दिसंबर 1916 में। तो राजकुमार शुक्ल और संत राउत साबरमती आश्रम से वापस आ जाते हैं बिहार। पुनः वो एक अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं कि अब हमको गांधी जी से मिलना ही मिलना है, भले ही गुजरात में नहीं मिले तो क्या हुआ, अब हमको यूपी लखनऊ जाना है। तो दिसंबर 1916 का वो इंतजार करते हैं और लखनऊ अधिवेशन जब चल रहा होता है तो गांधी जी से जाकर मिलने का काम किया तो राजकुमार शुक्ल और संत राउत ने। और गांधी जी जब वहां पहुंचते हैं, गांधी जी से मिलने के लिए जब वो जाते हैं, तो पहली बार जब गांधी जी को उन्होंने देखा तो गांधी जी अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है किस किताब में कि मुझे इस तरह का कोई अभी आंदोलन करने का निर्णय मेरे मन में नहीं था। मैंने ऐसे दोनों को टालने का प्रयास किया, राजकुमार शुक्ल और संत राउत को, कि ठीक है। जब इन्होंने बताया, उनको दुख पीड़ा बताया कि किसानों के साथ इस तरह से नील खेती जबरदस्ती करवाया जा रहा है और 3 कट्ठिया प्रणाली बनाकर वहां के जनताओं और किसानों को सताया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, तो गांधी जी ने उसे टालने के लिए कहा ठीक है, जब हम आपके बिहार के बगल में, उसमें बिहार के बगल में जो हम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, जब आपके बगल के राज्य में हम आएंगे तो आप हमसे मुलाकात करिएगा। तो पश्चिम बंगाल गांधी जी आते हैं कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ गांधी जी पे इन दोनों को इतना विश्वास था कि कलकत्ता अधिवेशन का इंतजार करना शुरू कर दिया।
पहले साबरमती आश्रम गए मिलने, वहां नहीं मिले गांधी जी। लखनऊ अधिवेशन में गए, लखनऊ यूपी में गांधी जी की मुलाकात करते हैं, लेकिन गांधी जी ने उन दोनों को टालने के उद्देश्य से कहा ठीक है, जब आपके बगल वाले पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता में अधिवेशन होगा कांग्रेस का, उसमें जब मैं उपस्थित होऊंगा तो आप वहां हमसे मिलिएगा और वहां से हम लोग कोशिश करेंगे बिहार चलने की। दोनों दोस्त मित्र दोनों वापस आते हैं और इंतजार करना शुरू कर देते हैं बंगाल के कलकत्ता अधिवेशन का। और गांधी जी ने लिखा है उस किताब में कि जब मैं कलकत्ता अधिवेशन में जब मैं उस हॉल में प्रवेश करने के लिए जाता हूं तो मैंने उस दोनों शख्स को मुझसे पहले ही मौजूद वहां पर पाया, और वो दोनों शख्स थे राजकुमार शुक्ला और शंतराव। मतलब गांधी जी से पहले कलकत्ता अधिवेशन में दोनों पहुंच चुके थे, और गांधी जी को उस हॉल अधिवेशन में प्रवेश करने से पहले ही रोकते थे। गांधी जी कुछ याद है आपको, बिहार भी चलना है क्योंकि हम लोग आपको बिहार लेकर चलने के लिए आए। गांधी जी ने इनकी कर्मठता और उनकी जो निष्ठा था और उनकी जो लगन था किसानों के प्रति, जो न्याय के लिए इन लोग के अंदर जो एक भूख था, उसको देखते हुए गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब मुझे यहाँ से बिहार चलना है। और बिहार जाने का निर्णय गांधी जी यहाँ पर लेते हैं, लेकिन बिहार आने के क्रम में गांधी जी को कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार के लिए चल पड़े, और बिहार में सबसे पहले गांधी जी आते हैं पटना। और पटना में जब आते हैं तो इन दोनों के पास कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इनके एक जान पहचान के एक नेता, जिनका एक बैरिस्टर, एक वकील है, जिस वकील का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वकालत करते थे और ये थोड़ा सा उसमें जन आंदोलन में भी हिस्सा लेते थे, सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे और वकालत भी करते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहली बार मुलाकात हुआ गांधी जी को अप्रैल 1917 में पटना में, और मुलाकात करवाने वाले राजकुमार शुक्ल और शंतराव ने यहीं पर गांधी जी को ठहरने का व्यवस्था करवाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे पटना में गांधी जी पहली बार रुके थे। फिर पटना से गांधी जी निकले मुजफ्फरपुर, और गांधी जी वहां से मुजफ्फरपुर आते हैं पटना से, और मुजफ्फरपुर में यहाँ पर ठहरने रात जब हो जाती है काफी ज्यादा, 12 बजे ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन जब उतरते तो गांधी जी को रुकने का परेशानी हो गया। तो वहां पर एक नेता थे जेबी कृपलानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जी ने इनको रिसीव किया। उन्हीं के एक दोस्त थे, मित्र थे, जिसका नाम था मलकानी। तो मलकानी जी के घर पर गांधी जी रात में ठहरे हुए थे, और वहां से मुजफ्फरपुर से होते हुए गांधी जी पहली बार तिरहुत प्रमंडल की ओर जाना शुरू करते हैं। लेकिन वहां पर गांधी जी को रोक दिया जाता है। जब लोगों को पता चला कि गांधी जी आ चुके हैं तो वहां पर अंग्रेज उससे पहले ही उनको पाबंदी लगाना शुरू करते हैं, उनको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर गांधी जी किसी न किसी तरह से मोतिहारी पहुंचते हैं, और मोतिहारी पहुंचने के बाद गांधी जी को वहां पर पुनः समन भेजा जाता है कि आप वापस चले जाए अंग्रेजों के द्वारा, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप किसी तरह का आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि यह आंदोलन होना है तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और अन्य जो भी सक्रिय नेता थे, साथ ही साबरमती आश्रम को उन्होंने संदेश भेजाया कि जितने लोग हो सके इस आंदोलन में हमें जरूरत है। तो राजेंद्र प्रसाद से लेकर जितने भी बिहार के तमाम नेता थे, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो मुजफ्फरुल हक हो, ये सब बैरिस्टर थे, चाहे जेबी कृपलानी जी हो, राजकुमार शुक्ल, तमाम किसानों सुबह होते ही हजारों लाखों की संख्या में वहां पर किसान आंदोलन करने के लिए पहुंच जाते, गांधी जी का साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं। और इस भीड़ को देखकर अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने भी 1 मिनट के लिए गांधी जी को पहले तो अरेस्ट कर लेते हैं, बाद में जाके उनको जो मजिस्ट्रेट होता है, जिला मजिस्ट्रेट, उन्होंने उनको छोड़ने का आदेश दे दिया, गांधी जी को छोड़ दिया जाए। और इस तरह से वहां पर एक आंदोलन होता है। फिर जाके 25% पे आता है बात, फिर तब जाके नहीं, गांधी जी ने पूर्ण रूपेण इस आजादी मतलब इस आंदोलन को सफल बनाया। और 3 कट्टिया जो प्रणाली था, जो 3 कट्टे की अनिल की खेती थी, तो गांधी जी की ये जीत, यहाँ ये आंदोलन सफल होता है और 3 कट्टे की प्रणाली जो थी वो समाप्त कर दिया जाता है। और गांधी जी यहीं से पश्चिम बंगाल के एक शख्स थे रविन्द्रनाथ टैगोर, पश्चिम बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा, और इनको साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने पर महात्मा सबका उपनाम दिया था। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और किस कारण कहा था? जब उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाया, 3 कट्टिया प्रणाली को खत्म किया, तब जाकर उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा सबकी उपाधि दी।
तो गांधी जी इस तरह से कई सारे आंदोलन भारत की आजादी के लिए लड़ते हैं और कई सारे आंदोलन से भी बहुत सारे प्रश्न, महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारा चीज देखने को मिला होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओके, हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत।